हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वाली अनु मैम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पेपर में अब 10 दिन बचे हैं, तो इस 10 दिन को हमें कैसे किस तरह से यूटिलाइज़ करना है ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट इन 10 दिनों में ले सकें, ठीक है? प्लस मेरे पास कुछ मैसेज आए थे थ्रू द कमेंट्स, थ्रू द इंस्टाग्राम डीएम, जिसमें बहुत सारे ऐसे फीमेल्स थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोला था मुझे कि अ, वो पढ़ते थे, बीच में क्या हुआ जब पेपर पोस्टपोन्ड हुआ, कैंसल हुआ, इस सब चीज़ों में उनकी पढ़ाई थोड़ी-सी छूट गई। मतलब वो एकदम रेगुलर नहीं रह पाए, कभी शुरू हुई, कभी नहीं हुई, ऐसे वाला अप्स एंड डाउन्स जो है वो चलता रहा। सो अभी क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है और पेपर तो देना ही है, तो वो लोग थोड़े कन्फ्यूज़ हैं कि हम 10 दिन में कैसे मैनेज करें चीज़ों को और कैसे मतलब क्या ऐसी चीज़ें पढ़ें जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल 100% है या फिर मैं कहूँ कि चलो 90% तो है ही, है ना? सो देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स निकाले हैं, जो इनका जो बेसिस है वो पूरी तरह से क्या है आपके स्टेट के पेपर में जो भी पीवाईक्यू है, पूरी तरह से मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है 2016 से लेके 24 तक का और उसके बेसिस पे मैंने ये पीपीटी बनाई है कि कौन-सी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जानी है और अगर आप इतना कर लेते हो तो अप्रॉक्स आपको 40 या अराउंड 40 मार्क्स आपको आ जाएँगे, ठीक है? तो अभी क्या करना है, जो बच्चे मेरे साथ फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं, जो क्रैश कोर्स पूरा कर चुके हैं, हमारे बस कुछ टॉपिक्स रहते हैं। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ये वीडियो मैं आपके लिए बना ही नहीं रही हूँ, ठीक है? बस आपने क्या देखना है, आपने इस वीडियो में बैठ के ये देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हो, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना है। फिर भी क्या होता है पेपर के टाइम पे हमें थोड़ा-सा घबराहट होती है कि हम भूल रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा, क्या रिवाइज़ करें, समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ है रिवाइज़ करने को। तो मैं आपको बोलूँगी कि जो टॉपिक्स मैं आज बताने वाली हूँ, आपको वो टॉपिक्स इन 10 दिनों के अंदर मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और अगर किसी वजह से कोई टॉपिक आपका छूट गया है या आपको अच्छे से समझ नहीं आया है एक बार में, तो आपको उस वीडियो को दोबारा से जाके देखना है, ठीक है? सो जो बच्चे फर्स्ट डे से मेरे साथ क्रैश कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए काम क्या है कि आपने ये टॉपिक्स मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आपको बिल्कुल स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है, आपके तो 50 नंबर आने ही हैं क्योंकि आप डे 1 से मेहनत कर रहे हो, ठीक है? जो भी मेहनत करता है ना, उसको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ये बिल्कुल श्योर है, ठीक है? सो आपने क्या करना है, आपने वीडियो सिर्फ़ इसलिए देखनी है क्योंकि आपने सारे टॉपिक्स जो मैं यहाँ बताने वाली हूँ, उनको मल्टीपल टाइम रिवीज़न करना है। अगर कोई छोटा-मोटा डाउट है तो क्लियर कर लेना है, मेरे से पूछ के कर लेना है या फिर आप उस वीडियो में जाइए, वहाँ पे जाके देख लीजिए उस वीडियो को, ठीक है? अब जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़े हैं, जो अभी रिसेंटली मेरे साथ जुड़े हैं, जो मुझे बार-बार बोल रहे हैं कि मैं मैराथन क्लासेस करा दीजिए, क्या पढ़ें समझ नहीं आ रहा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैराथन क्लासेस हमारे चैनल पे अभी शुरू होने वाली हैं क्योंकि 1-2 टॉपिक्स हमारे क्रैश कोर्स के बचे हुए हैं लाइक प्लांट क्लासिफिकेशन बचा हुआ है, एनिमल क्लासिफिकेशन। सो जब ये 2 टॉपिक हो जाएँगे उसके बाद प्रॉपर आपका 1 वीक जो है मैराथन क्लासेस चलेंगी, जिसमें मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करा दूँगी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है? दूसरी बात आप अभी मैं एक मॉक टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो हर दिन आपका मॉक टेस्ट होगा, वो भी आपको देना है। आपको रिवीज़न कराऊँगी मैं और जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उनको मैं एक 10-10 मिनट का क्लिप बना के डाल दूँगी। जैसे वो तो आपको हर रोज़ एक जैसे होता है ना घूमते-फिरते 10 मिनट का एक टॉपिक देख लेना है और एक टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। मैं ऐसे टॉपिक्स को पिक करने वाली हूँ। सो ये होने वाला है हमारा नेक्स्ट 1 वीक का प्लान। अभी आज जो है हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे वो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपने जेनेटिक्स में क्या-क्या पढ़ना है या सो जेनेटिक्स जब आप स्टार्ट करोगे तो जेनेटिक्स में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी यूनिट है। आपके पेपर में स्पेसिफिकली क्या आता है? आपके पेपर में स्पेसिफिकली आता है, आपको पता होना चाहिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, आपको पता होना चाहिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, टेस्ट क्रॉस के बारे में और बैक क्रॉस के बारे में। अब उसमें से भी आप बोलोगे कि मैम क्या पढ़ना है? तो मैं आपको बोलूँगी, इसमें से आते हैं आपको छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स। ठीक है? कि 2 चीज़ों का टेस्ट कोर्स कराया, 2 चीज़ों का बैक कोर्स कराया, क्या रिजल्ट्स बने? तो आपको सिर्फ़ ये करना है, छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बिल्कुल एकदम लॉजिकल, एकदम ईज़ी, कुछ रटने की बात नहीं है, ठीक है? सो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये जो इनके रेशो होते हैं, ये बिल्कुल याद होने चाहिए टू द पॉइंट, आपको छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स आएँगे, वो आपको करने होते हैं। उसके बाद एक टेबल आपको दी हुई है मैंने, जब आप जेनेटिक्स वाली यूनिट जो है हमारी
उसको आप देखोगे इस वीडियो के तो उसमें एक छोटी-सी टेबल दी गई जिसमें क्या है सारे आपके इंटरेक्शंस हैं और सारे उसके सामने उसकी जो रेशोज़ हैं वो लिखे हुए हैं। तो आपको वो टेबल बिल्कुल याद कर लेनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री का रेशो क्या होता है, रिसेसिव का रेशो क्या होता है, एपिस्टैटिक का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होता है, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन क्या होता है, इनके रेशोज़ होते हैं कुछ, वो आपने सारे रेशोज़ याद करने हैं। सिर्फ़ एक टेबल है, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है? उसके बाद आपने याद करना है मल्टीपल एनालिज़म में जो ब्लड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो कई बार आपसे पूछते हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप ए था, फादर का ब्लड ग्रुप बी था, बताओ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एलील्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरह से याद करना है। सो 3 टॉपिक हमारे हो गए हैं मेंडल से रिलेटेड, ऑलमोस्ट मेंडल और मेंडल की जो डेविएशन है उससे रिलेटेड। मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस के रेशो, सारे जो इंटरेक्शन है उनके रेशो, सिर्फ रेशो याद करने हैं, ठीक है? एलील, मल्टीपल एलील में छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स आएँगे तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अब आपने क्या याद करना है, अब जब आप पेपर के एकदम सॉरी जब आप जेनेटिक्स के एकदम लास्ट पेजेज़ पे आओगे तो आपको मिलेंगी कुछ डिज़ीज़। डिज़ीज़ होती हैं लाइक ऑटोसोमल रिसेसिव डिज़ीज़ हो गई, सेक्स लिंक्ड डिज़ीज़ हो गई आपकी। तो ये डिज़ीज़ आपने एक भी नहीं छोड़नी है, मतलब डिज़ीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूँगी कि एक क्वेश्चन डेफ़िनेटली आएगा एक डिज़ीज़ के ऊपर कि ये डिज़ीज़ क्यों फैल रही है? ये क्या एक्स लिंक्ड है? क्या ये आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव है? क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है? या फिर डिज़ीज़ को लिख देंगे और उसके नीचे कुछ 4 बातें लिख देंगे, आपने गलत बताना है। सो डिज़ीज़ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है? वो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सो आपने ये करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इतना पढ़ने बैठोगे, चाहे आप मेरी वीडियो देखो, चाहे आप खुद से पढ़ो या जैसे भी पढ़ो, ये काम जो है मुश्किल से 2 घंटे का है। 2 घंटे में आपका ये जो पूरा चीज़ है ये फिनिश हो जाएँगी, एकदम प्रॉपर 2 घंटे में आपको याद भी हो जाएँगी। तो 2 घंटे के अंदर आपको 2 से 3 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप इतनी मेहनत करोगे तो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज़। अब इम्यूनोलॉजी में आपने क्या पढ़ना है? इम्यूनोलॉजी में सबसे पहले आपने पढ़ना है कि इनेट और एडप्टिव के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है? उसके बाद आपने पढ़ना है बी सेल क्या काम करती हैं, टी सेल क्या काम करती हैं, उसके बाद हमारे पास 5 एंटीबॉडीज़ होती हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीईडी सबका अपना-अपना एक काम है, ठीक है? तो आपने उनके एक-एक काम याद करने हैं कि ये क्या काम करती हैं, ठीक है? उसके बाद आपने पढ़ना है मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये हमने डिजीज़ एक ह्यूमन डिजीज़ का चैप्टर किया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर किया है, उसके अंदर आपको मिलेंगी बहुत सारी मैंने आपको टेबल दिए हैं, बहुत सारी तो नहीं बस 3 से 4 टेबल हैं, उसके अंदर है, एक में आपको मैंने सारी बैक्टीरियल डिजीज़ बताई हैं, एक में मैंने आपको सारी वायरल डिजीज़ बताई हैं, एक टेबल में हमारी फंगल और पैरासिटिक हैं। तो ये 3 अगर आप टेबल कर लोगे तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपने करना है। मैं आपको बता भी देती हूँ कि इन केस आपको लगे कि हमें ये कहाँ से पढ़ना है, तो अगर आपका मन है और आप मेरी वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको अपनी वीडियोज़ भी बता दूँगी कि आपने कौन-सी वीडियोज़ में आपको क्या-क्या कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है? सो 1 मिनट मैं कैमरा फिक्स कर लेती हूँ। हाँ, ठीक है। सो आपने क्या करना है अब इम्यूनोलॉजी में आपने मैंने एक चैप्टर कराया है दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। उस चैप्टर की ड्यूरेशन भी मैं आपको बता देती हूँ, मुश्किल से 30 मिनट का चैप्टर है वो। अगर आप उसको कर लेते हो, उसके अंदर मैंने क्या बताया सिर्फ़ टू द पॉइंट बातें हैं। आपने क्या करना है इनेट करना है, एडप्टिव करना है, बी सेल, टी सेल सारी एंटीबॉडीज़ के क्या फंक्शंस होते हैं। उसके बाद आपने कौन-सी डिज़ीज़ कौन-सा बैक्टीरिया कॉज़ कर रहा है या फिर कौन-सा वायरस कॉज़ कर रहा है, आपने ये याद रखना है। टू द पॉइंट बातें याद रखनी है, ठीक है? कोई ये नहीं याद रखना कि क्या इंक्यूबेशन पीरियड है, कैसे फैल रही है, नहीं। सिर्फ़ टू द पॉइंट बातें याद रखनी है, ठीक है? सो ये इतना आप कर लोगे तो आपके 2 से 3 मार्क्स ईज़िली आ जाएँगे यहाँ से भी। उसके बाद हम करते हैं ह्यूमन और प्लांट का रिप्रोडक्शन, उसके अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में भी क्या पढ़ना है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये जो स्टेप्स होते हैं, ये जो अलग-अलग सेल बनती है, इनका क्या प्लॉइडी लेवल होता है, वो आपसे ये पूछते हैं, ये 2n है, n है, डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, ये सब आपसे पूछते हैं, ठीक है? उसके बाद हमें oogenesis पढ़नी है। प्लांट रिप्रोडक्शन में आपसे पोलन को लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं कि पोलन के अंदर कौन-सी सेल होती हैं, पोलन की जो एक्साइन होती है, इंटाइन होती है, वो किसकी बनी होती है? तो मेन जो क्वेश्चन आते हैं, वो किससे आते हैं? पोलन से आते हैं, ठीक है? उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपको डबल फर्टिलाइज़ेशन और सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन से भी मिल सकते हैं। यही मैंने आपको बताया कि पोलन ग्रेन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि कैसा है, एक्साइन है, इंटाइन है, कैसी लेयर्स हैं, क्या सब है, ये सब आपको
जो है जानना है, ठीक है? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही ये सब कवर करा रखा है मैंने। आपको क्या करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, उसमें भी आपने सिर्फ़ प्लॉइडी लेवल्स याद करने हैं, ऐसे ही ooजेनेसिस के ही प्लॉइडी लेवल याद करने हैं। फिर आपने प्लांट के रिप्रोडक्शन में स्पेशली आपने पढ़ना है पोलन ग्रेन के बारे में, ठीक है? उसकी लेयर्स हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं, कैसे वो एंटर करता है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। नेक्स्ट इज़ केल्विन साइकिल और या फिर हम इसको बोलो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने पढ़नी है क्या? 3 साइकिल्स 4 साइकिल्स हैं आपकी C2, C3, C4 और कैम, ये चारों आपने पढ़नी है। और अगर आप साइकिल्स को पढ़ने जाओगे तो एक-एक साइकिल बहुत बड़ी है, मतलब उसमें काफ़ी एंजाइम्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिक आइडिया लेना है। जैसे C3 साइकिल है, उसके बेसिक स्टेप क्या है कि पहले कार्बोक्सिलेशन होगा, फिर रिडक्शन होगा, फिर रीजनरेशन होगा, ये बेसिक स्टेप हो गए। कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में कौन-सी क्या कितनी एटीपी यूज़ हो रही है, कितनी एनएडीपीएस यूज़ हो रहे हैं। इस तरह से मतलब बेसिक आइडिया आपको लेना है, आपको अंदर के एक-एक एंजाइम के बारे में जानने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? शुरू कहाँ से हो रहा है, एंडिंग में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, शुरू में कौन-सा हम सबस्ट्रेट लेके चले थे, ये सब चीज़ें थोड़ी-सी ध्यान रखनी है और बेसिक स्टेप्स को याद रखना है। सर सिर्फ आपने ती 4 साइकिल्स करनी है तो फोटोसिंथेसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बनना है तो उसी में से बनेगा फोटोसिंथेसिस में से, क्योंकि प्लांट फिजियो में और इतनी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं। हार्मोन से क्वेश्चन आए हैं लेकिन अल्टरनेट में आते हैं, कभी आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पक्का आता है। एक छोटा-सा टॉपिक और है दैट इज़ न्यूट्रिएंट, जो प्लांट के न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। उसको मैं एक 10 मिनट्स का आपको शॉर्ट नोट बना के दे दूँगी वीडियो, ठीक है? तो उसमें रिलैक्स रहना है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपने पढ़ना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या-क्या पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने पढ़ना है एक तो आपने पढ़ना है कि जब स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन से, रेप्लिकेशन में आपने सिर्फ ये पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस की एक टेबल होती है, आपने वो पढ़नी है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है? उसके बाद जब आगे पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर स्पेशली अलग-अलग आरएनएज़, पॉलीमरेज़ होते हैं जो अलग-अलग आरएनए को बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बनाई थी आरएमटी, ठीक है? और यहाँ पे आप लिखना है 1, 2, 3, ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज़ेज़ जो होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज़ 1 किसको बनाता है? आरआरएनए को बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज़ 2 किसको बनाता है? एमआरएनए को बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज़ 3 किसको बनाता है? टीआरएनए को बनाता है। किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर ये बात हो रही है, ठीक है? तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अ, जो आरएनए 1 है, वो किसको बनाता है? आ मतलब आरआरएनए को, एमआरएनए को या टीआरएनए को? तो आपने बताना है आरआरएनए को बनाता है, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन में आपने पढ़ना है कि कौन-सा आरएनए पॉलीमरेज़ किस आरएनए मॉलिक्यूल को बना रहा है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपने पढ़ना है जेनेटिक कोड के बारे में, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? देखो थोड़ा डिफ़िकल्ट अगर आप भी याद कर सकते हो तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि जितने भी आपके जेनेटिक कोड्स हैं, उनको वो जिस भी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ये डिफ़िकल्टी लेवल है और ऐसे क्वेश्चन 1-2 बार आए भी हैं। ठीक है? बट अगर आप अब बोलो कि इतना याद नहीं हो सकता है, सो आई अंडरस्टैंड इतना याद नहीं हो सकता है, तो आपने क्या करना है, जो भी उसके बारे में बातें हैं लाइक डीजर्नेशी होती है, यूनिवर्सल होता है, वोबली हाइपोथेसिस उससे रिलेटेड है, तो ये सब आपने बातें याद रखनी है, जेनेटिक कोड इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद ट्रांसलेशन में आपने क्या याद करना है, स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, इनके स्टेप्स आपने याद रखने हैं कि स्टेप्स जो है किस मैनर में होते हैं। सिर्फ़ आप स्टेप्स याद कर लीजिए, उतने से हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप इतना भी कर लोगे तो 4 से 5 नंबर ईज़िली आ जाएँगे आपके। ओके, नेक्स्ट इज़ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी तो बहुत अ, स्वीट सा सब्जेक्ट है, मतलब उसके क्वेश्चन तो आई थिंक आपको गलत होने नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे डेली लाइफ की जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड, ठीक है? फिर भी अगर आप पूछेंगे मेरे से तो क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप फूड चेन के बारे में पढ़ लीजिए कि कैसे फूड चेन वर्क करता है। उसके बाद आप 10% लॉ जो है उसके बारे में पढ़िए, ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में पढ़िए। फिर आपने पिरामिड्स ज़रूर पढ़ने हैं, नंबर के पिरामिड्स हैं, बायोमास के पिरामिड्स हैं और एनर्जी के पिरामिड्स हैं, ठीक है? सो नंबर के पिरामिड, बायोमास के पिरामिड और एनर्जी के पिरामिड्स, ये आपने बिल्कुल से याद करने हैं। उसके बाद आपने एनवायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर क्या पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन को पढ़ना है, वाटर पॉल्यूशन को पढ़ना है। अब आप बोलोगे मैडम वाटर पॉल्यूशन के अंदर क्या पढ़ना है? तो मैं आपको बताऊँगी कि वाटर पॉल्यूशन के अंदर आप बीओडी को पढ़िए, आप यूट्रोफिकेशन को पढ़िए, बायोमैग्नीफिकेशन को पढ़िए, ये तीनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आपको ये तीनों याद करने हैं, ठीक है? और उसके बाद आप ग्लोबल प्रॉब्लम्स में आप ये पढ़ सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है। उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल्स हुए हैं लाइक मोंटोर हो गया, लाइक आपका वियना हो गया, तो ये सब क्यों हुए थे, ये आपने
कौन-सा जो प्रोटोकॉल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपने याद रखना है, ठीक है? तो अगेन इसका भी मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड कर रखा है, तो बस आप वो टेबल कर लीजिए, तो उससे आपके सारे प्रोटोकॉल्स हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद ह्यूमन फिजियो पे चलते हैं, तो ह्यूमन फिजियो की जब हम बात करते हैं तो देखो बहुत ह्यूज यूनिट है और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए मतलब ह्यूमन फिजियो को पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए, इतना ह्यूज चीज़ें हैं उसके अंदर। लेकिन आपके पेपर में क्या पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो एंडोक्राइन से हमेशा मतलब हार्मोन से क्वेश्चन एक पक्का आता है, कोई भी एक हार्मोन उठा के वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। दूसरा जो है ईसीजी से क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपका कार्डिक साइकिल से क्वेश्चन आ सकता है या फिर आप रेस्पिरेशन में जाओगे। सो रेस्पिरेशन और जो आपका एक्सक्रीशन है, वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो फिजियोलॉजी से नहीं आते, वो आते हैं कि एनिमल किंगडम से रिलेट करके कि ये जो ऑर्गेनिज़्म है, ये इसमें किस तरह का रेस्पिरेशन होता है, इसमें किस तरह का एक्सक्रीशन होता है। तो इसलिए मैं उनको डायरेक्ट ह्यूमन फिजियो के नहीं मानती हूँ, मैं उसको एनिमल किंगडम से रिलेट करके जो है एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस बन जाते हैं फिर वो, है ना? तो आपने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है वो आपने सारे हॉर्मोन्स पढ़ने हैं। हॉर्मोन से रिलेटेड डिजीज़ जितनी भी हैं वो सब पढ़नी है। उसके बाद कार्डिक साइकिल पढ़नी है, उसके बाद ईसीजी पढ़नी है। सो इतना अगर आप कर लोगे तो 4 से 5 नंबर आ जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट इज़ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी और नोमेनक्लेचर तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से अ, वैसे इम्पोर्टेंट हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि दिस इज़ द ये उनका वेपन है, ठीक है? दिस इज़ द वेपन ऑफ द एस्टेट एग्ज़ामिनर कि वो पता नहीं क्या पूछ दें। मतलब उनका कुछ कह ही नहीं सकते कि वो इस टॉपिक में से ना जाने क्या पूछ दें। मतलब मैं भी जब बच्चों को इतना पढ़ाती हूँ अ, ये टॉपिक अभी हमारा बचा हुआ है, हम पढ़ेंगे इसको ध्यान से। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी आपसे कि इस टॉपिक को आप कितना भी पढ़ लीजिए मतलब एंडलेस पढ़ लीजिए, लेकिन वो 2 क्वेश्चन ऐसे देंगे आपको जो पेपर में सॉल्व होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पूरा एनिमल किंगडम पढ़ लिया, हमने पूरे मैमल्स पढ़ लिए, सब पढ़ लिया। हमने स्नेक्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लिया। अब आपने इतना पढ़ लिया, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि हमें बैट यानी कि चमगादड़ की कोई ऐसी प्रजाति बताइए जो उड़ती नहीं है। अब इसके लिए आपने पूरा बेट पढ़ना है, उसके बाद ऐसी प्रजाति पढ़नी है जो उड़ नहीं सकती। सो अब इसमें हम स्मार्ट डिसीज़न क्या ले सकते हैं? देखो मैं आपको एक सच बात बताती हूँ। अगर आप देखोगे एनिमल किंगडम के तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएँगे। मतलब उसमें एनिमल भी आ गया, प्लांट भी आ गया। किंगडम मैं बात कर रही हूँ टैक्सोनॉमी की। तो 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो आपने मान लो 10 क्वेश्चन मिले, ठीक है? 10 क्वेश्चन में से आपके डिवीज़न कैसे हैं? 4 क्वेश्चन आपके एनिमल किंगडम से, 4 प्लांट किंगडम से और 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मतलब जो जनरल क्लासिफिकेशन इसमें एल्गी है, इसमें प्रोटिस्टा है और ये सब है। तो अब स्मार्ट डिसीज़न क्या है? इसको कंप्लीटली कर लीजिए, 2 नंबर आ जाएँगे। यहाँ से जितना मैं कराऊँगी, आई एम वेरी श्योर कि जितना भी मैं कराऊँगी क्योंकि मैं बहुत एडवांस लेवल तक भी आपको कराने वाली हूँ ये, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका एक भी नंबर वहाँ से छूट जाए। बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगी जितना मैं कराऊँगी 3 क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेंगे, 3 क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेंगे। लेकिन एक-एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एनुअल फीजियो को बहुत ज़्यादा बैठ के पढ़ें, ठीक है? तो एक-एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो पेपर में आपसे ना बने, ठीक है? तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब आप बताओ 2 क्वेश्चन्स के लिए परेशान होगे या 8 नंबर के लिए कोशिश करोगे? स्मार्ट डिसीज़न क्या है? 8 नंबर के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हम ऐसे ही करने वाले हैं, हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ से ठीक होंगे, 3 क्वेश्चन यहाँ से ठीक होंगे और 2 क्वेश्चन यहाँ से ठीक होंगे, ठीक है? तो ये आपने करना है। फिर भी आप मुझे बोलोगे कि मैम क्या पढ़ के जाएँ? देखो मैंने इतना सच बोल दिया, मैं झूठ नहीं बोल सकती अपने बच्चों को, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है? सो फिर भी आप मुझे बोलोगे कि मैम क्या पढ़ के आएँ? तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ट्राइडोफाइट्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। इनसे क्वेश्चन हर बार आ रहा है, हर बार मतलब हर बार, ठीक है? आपने एनिमल किंगडम के अंदर आपने पढ़ना है सिलोम कहाँ पे प्रेज़ेंट है, सेडिमेंटेशन किसके अंदर होता है, नोटोकॉट्स और उसके बाद में आपने पढ़ना है मेनली जो आपने पढ़ना है वो पढ़ना है आपने जो स्केल्स होते हैं, है ना? उनके बारे में पढ़ना है आपने, ठीक है? एपिडर्मल स्केल हो गया या फिशेज़ के जो स्केल्स हो गए, उनके बारे में पढ़ना है आपने। नेक्स्ट इज़ सेल बायोलॉजी, ये तो बहुत अच्छी यूनिट है मतलब दिस इज़ द बेस्ट यूनिट जिसको आप पढ़ के 5 नंबर ला सकते हो, जिसमें कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी ईज़ी, इतना ईज़ी आता है। वो आपसे क्या पूछते हैं, वो एक तरफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रख देंगे और दूसरी तरफ उनके फंक्शन रख देंगे
और आपने क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। इतना नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन सेल साइकिल से पूछे जा सकते हैं कि सिनैप्सिस कहाँ हो रहा है या फिर आपका क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो रहा है। 1-2 क्वेश्चन आपके मैपिंग से पूछे जा सकते हैं। सो इस तरह से होगा, ठीक है? तो आपने क्या नहीं छोड़ के जाना है, आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, राइबोसोम पढ़ना है, ईआर पढ़ना है, गोल्गी, लाइसोसोम और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। मतलब आपने जो ऑर्गेनेलीज़ हैं, उनके फंक्शंस के साथ उनको पढ़ना है, ठीक है? तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन ईज़िली हो जाएँगे। 1 क्वेश्चन इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो सेल साइकिल से आएगा, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम चलते हैं एक ऐसी यूनिट की तरफ, जो आप मुझे बोलोगे कि एक ऐसी यूनिट जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते। आई एम टेलिंग, अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर क्वालीफाई हो, आप ये यूनिट नहीं छोड़ सकते। दिस इज़ द फेवरेट यूनिट ऑफ एचटेट। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको भर-भर के ये क्वेश्चन्स मिलेंगे, ठीक है? मतलब अगर वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं डीएनए, आरएनए के, तो वो उसको बायोटेक से रिलेट कर देते हैं कि चलो बायोटेक से रिलेट करके पूछ लेते हैं। तो आपको बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, मैं बोल रही हूँ आपको। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्योंकि मैंने सारे पीवाईक्यू पहले खुद सॉल्व किए हैं, आपसे सॉल्व कराए हैं, मल्टीपल टाइम उनको एनालिसिस किया है। एक-एक क्वेश्चन के आगे मैंने ये लिखा है कि ये क्वेश्चन सेल बायोलॉजी का है, ये मोल बायो का है, ये बायोटेक का है। एंड ट्रस्ट मी, सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चन्स मिले हैं पेपर के अंदर, हर एक पेपर के अंदर, वो बायोटेक्नोलॉजी से मिले हैं। ठीक है? सो चलिए, इसके अंदर आप क्या नहीं छोड़ सकते, वैसे तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ इसके अंदर कुछ भी मत छोड़ के जाइए, क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, ठीक है? और ज़्यादा नहीं, बस 2 ही चैप्टर हैं, एक हमारा प्रिंसिपल्स का है और एक हमारा एप्लीकेशंस का है, ठीक है? तो 2 चैप्टर्स तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से 1 घंटे का ये है, मुश्किल से 1 घंटे का ये, 2 घंटे निकाल लीजिए, 6 से 7 नंबर आ जाएँगे, है ना? वैसे हम इसका एक रिवीजन क्लास भी रखने वाले हैं, क्योंकि जो भी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, उनका रिवीजन मैं खुद से तो कराने वाली हूँ, क्योंकि जैसे मैंने देखा है, मैं अगर कबीर को बोल देती हूँ ना, मेरा बेटा, कि चलो होमवर्क करो या फिर अल्फ़ाबेट्स लिखो, कुछ लिखो, तो वो नहीं लिखता है। लेकिन अगर मैं उसके साथ बैठती हूँ और मैं बोलती हूँ लिखो, तो वो लिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ भी वही सीन है। मैं बोलती हूँ रिवाइज़ करो, तो मुझे नहीं पता आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे। सो आई विल टेक इट एज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं रिवीजन कराऊँगी। हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का मैं रिवीजन कराने वाली हूँ नेक्स्ट वीक। सो बी रेडी। ठीक है? अब आपको इसके अंदर से क्या नहीं छोड़ना है, जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता देती हूँ। आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है? उसमें लाइगेज हो सकता है या फिर डीएनए लाइगेज तो अलग है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है। प्लाज़मिड पीबीआर 322 के बारे में क्वेश्चन आता है। जीन थेरेपी एडीए से रिलेटेड है, उससे क्वेश्चन आता है। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन की बीटी कॉटन कैसे बना, गोल्डन राइस कैसे बना, क्या जीन हमने इसमें मैनिपुलेट करे, हमने क्या करा, इससे क्वेश्चन आता है। मॉलिक्यूलर सीजर से भी क्वेश्चन आता है। सो ये कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, जिनको अगर आप कर लेते हो तो आपके 40 या अप्रॉक्स 40 मार्क्स आ जाएँगे। अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आई एम नॉट समवन जो बोले कि आप तुक्का मार के कर लो या आप एक रात पढ़ के कर लो। जी नहीं, पढ़ने से ही पेपर होगा। आप कितना भी अ स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देख लीजिए या मेरी इस वीडियो को आप 5 बार देख लीजिए, ऐसे नहीं होता। जो मैं बता रही हूँ आपको उस पे अमल करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, आपको खुद से रिवीज़न करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते, देन इट डज़न्ट मैटर कि आप कोई वीडियो देखो, स्ट्रैटेजी वीडियो देखो या फिर आप अ, कुछ भी देखो ऐसा कि कोई आपको बोल रहा है कि तुक्के मार के हो जाएगा। सो मेरी क्लास में आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि तुक्का मार के हो जाएगा या इतने से हो जाएगा, ये नहीं होता है। इसमें भी अगर आप अभी आपको लग रहा होगा कि ये शायद कुछ एक टॉपिक है, जब आप पढ़ने बैठोगे तब आपको आइडिया होगा कि काफ़ी कुछ है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बट फिर भी मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इतने उलझे रहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम इस लूप से कैसे बाहर निकलें। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू कि आप उस लूप से बाहर आओ पहले, रिलैक्स करो, काम करो और अपने आप को, और फिर एक डायरेक्शन अब मैंने दे दी है, इसको आप पीडीएफ को पकड़ो और हर एक टॉपिक को पढ़ दो, ठीक है? पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से। कुछ दिन अपना जो है सब चीज़ छोड़-छाड़ के बस अपना पेपर पे ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि ये टाइम फिर वापस नहीं आता है। पता नहीं अगले साल क्या होगा, पता नहीं अगले साल आप पढ़ पाओगे नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता कल क्या होने वाला है ना? और ऑल द वेरी बेस्ट, मतलब और जो लोग भी मेरे से डे 1 से जुड़े हुए हैं,
मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आपको आइडिया नहीं है। जिस दिन आप पेपर में बैठोगे ना, तब आप हर एक वर्ड आपको ये लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है। हर एक वर्ड, मैं क्वेश्चन की नहीं कह रही, हर एक वर्ड आपको ये लगेगा कि ये तो मैम ने पढ़ाया था, ये तो मैम ने पढ़ाया था, ये तो हमने पढ़ा है। ये पेपर से पहले ऐसा फ़ील होता है एंग्ज़ायटी कि नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, इतना कुछ है याद करने को। बट ट्रस्ट मी, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, आपने सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तो आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, मैं उनको ये बता देती हूँ कि आप ये करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने साथ कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। सारे के सारे पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, एक बार आप पीवाईक्यू करके देखिए, आप जो मेरी सीरीज़ है उससे कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं तो पेपर डाउनलोड कीजिए और कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि हर बार कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा तो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट आपने एक बार पढ़ लिया, क्या आप उसको दोबारा से नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? जैसा न्यूमेरिकल आपने एक बार कर लिया, क्या उस न्यूमेरिकल को अगर वो वैल्यू चेंज कर देंगे तो हम जोड़-घटा नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं है। तो आपने पीवाईक्यू ज़रूर करने हैं। देखो, जिस भी पेपर को देने जा रहे हैं, उसका माइंडसेट तो पता होना चाहिए एग्ज़ामिनर का कि वो पूछना क्या चाहता है हमसे। तो सारे के सारे पीवाईक्यू, मतलब 2016 से हमारे पास 24 तक के पीवाईक्यू हैं, आपने सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है? पीवाईक्यू प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर किसी के पास अच्छा खासा टाइम है पढ़ने के लिए तो क्रैश कोर्स देख लीजिए, वो ज़रूर देखिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, देन इट्स ओके, जो भी मैराथन क्लासेस, मॉक टेस्ट जो भी चल रहा है, बस आप पढ़ते रहिए। डोंट गो टू द प्रॉब्लम्स कि मैम पीडीएफ नहीं मिल रही, मैम पढ़ाई नहीं हो रही, मैम डीमोटिवेशन हो रहा है। गो फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है? कि मैं आपको बता चुकी हूँ, पीडीएफ में मेरा कोई रोल नहीं है। जब सरकार ने टेलीग्राम अभी बैन कर दिया है, तो हाउ कैन आई सेंड द पीडीएफ? मैं पीडीएफ बनाती ही आपके लिए हूँ, मेरे को क्या काम है उन पीडीएफ्स का, बताइए? मैं तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ, मैं और अच्छी पीडीएफ्स बना लूँगी जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे को पीडीएफ बनाने में मज़ा आता है, आई लव टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ थिंग्स जिसमें बच्चे जो है मीनिंगफुल तरीके से पढ़ रहे हैं और उनको मज़ा भी आ रहा हो। सो मेरे को कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि मेरे को आपको पीडीएफ देनी नहीं है, मैं दे आप पुराने बच्चे जो भी थे, आप लोग प्लीज़ मैसेज कीजिए कि मैंने आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दी हैं, बट जिस दिन से टेलीग्राम का इश्यू आया, हमारी पीडीएफ्स नहीं आ पा रही हैं। सो विल वेट, अगर ठीक हो जाता है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। सॉल्यूशन की तरफ जाइए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए। मैं तो आपको ये भी नहीं कहती हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को बस यू नो टेबल चेयर लेके फ़ोकस्ड होके आपको पढ़ना है। नहीं, मैं बहुत ईज़ी तरीके से पढ़ाती हूँ। ईयरफ़ोन लगाइए, किचन में काम कीजिए, घर पे काम कीजिए, ट्रैवल कीजिए, सुन लीजिए। सुनने से भी हो जाएगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आपको एक लूप में से बाहर निकालेगी, आपको एक डायरेक्शन देगी। अ, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, ठीक है? और उसके साथ-साथ बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट था कि जनरल सेक्शन में समझ नहीं आ रहा। सो मैं ऐसी ही एक वीडियो जनरल सेक्शन के लिए भी बना देती हूँ, जो कि पूरी तरह से पीवाईक्यू बेस्ड है। मैंने उसमें अपनी तरफ से कोई ऐसा तुक्केबाज़ी नहीं किया है कि मैं अपना असम्पशन बता रही हूँ, नहीं। जो पीवाईक्यू बेस्ड चीज़ें हैं, बस मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है? सो थैंक यू सो मच।